कह रहे हैं, लीजिए। तो हमारा प्रश्न ये है आपसे भाई कि लोकसभा में 73वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ, राज्यसभा में कब पारित हुआ और राष्ट्रपति की अनुमति इसे कब मिली? राष्ट्रपति की 24 जनवरी और सर राज्यसभा में 30 दिसंबर। शायद नहीं चाहिए। और अगर आप इतना बता पाए तो फिर हमारा अगला प्रश्न होगा कि मध्य प्रदेश में यही चीजें कब कब हुई। प्रयास करो। हाँ भैया, लाइव क्लास वाले कुछ बोलें जरा, कुछ बोल रहे हैं आप लोग? प्रश्न सुना कि नहीं सुना, पहले तो ये बताइए, जल्दी बोलिए और फटाफट। क्या प्रश्न किया मैंने आपसे, बोलो भाई, क्या बोले हम? नहीं बता रहे हैं। आ जाइए, आ जाइए, बोलो जल्दी से। लोकसभा में कब पारित हुआ ये? क्या हो गया, आप लोगों को आवाज नहीं आ रही है या आपकी आवाज बंद हो गई है बोलने की? बताइए अंकिता। क्वेश्चन है, हम्म, 29 दिसंबर कब? थ्री में? मध्य प्रदेश में 94 में? बोल पक्का? अच्छा, क्वेश्चन तो मैंने कुछ और ही पूछा था, लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था? हाँ, आप कहाँ बता रहे हैं? अच्छा ठीक है, चलिए। अच्छा, विधानसभा में ये पेश किया गया 29 दिसंबर को, और इस पे हस्ताक्षर कब हुए? अच्छा, राज्यपाल के। अच्छा, मतलब आप तुक्का मार रहे हैं या आपको पता है? क्या क्या? राज्यपाल के हस्ताक्षर कब हुए मध्य प्रदेश में? यहाँ और बता दो। अच्छा चलिए, तो जल्दी बोलिए, फटाफट, टाइम नहीं है। मैं इसको कुछ बताना चाह रहा हूँ, इसलिए इस पे फंसा के बैठा है। मैं इतनी देर में तो 3 बार बता देता। मैं क्वेश्चन क्यों पूछा, मुद्दा ये है। होता क्या है, हम जब एक चीज़ पढ़ लेते हैं तो वो दूसरी पूछ लेता है, हम दूसरी पढ़ लेते हैं तो वो तीसरी पूछ लेता है, और जब हम तीनों पढ़ लेते हैं तो 5वीं पूछ लेता है। तो आपको एग्ज़ाम में, जैसे एक एग्जाम्पल समझिए, पंचायत और नगर पालिका के बिना चाहे कोई स्टेट पीएससी हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, मैं अगर बहुत सीधे बोलूँ कि अगर पॉलिटी आएगी तो पंचायत आएगी। अभी मई में यूपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, वहाँ भी आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखेंगे। यूपीएससी के जितने एग्ज़ाम होते हैं उन सब में पंचायत और नगर पालिका से क्वेश्चन आते ही हैं। एमपीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें, अभी 17 मार्च को उत्तर प्रदेश पीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें, उससे पहले आरओ का पेपर होने वाला है यूपी पीएससी का ही, रिव्यू ऑफिसर सुना हो अगर आप लोगों ने, आरओ, उसमें भी क्वेश्चन आएंगे। तो अच्छी बात यह है कि क्वेश्चन आने ही है। अब बस हमें अपनी डायमेंशन थोड़ी सी बड़ी रखनी है। अगर हम बड़ी डायमेंशन रखेंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो हमसे कोई गलती नहीं होगी। प्रश्न समझ में आया? देखो, ये तो 100 में से 99 बच्चे कर लेंगे कि पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ, इसीलिए इस दिन को हमने क्या किया, पंचायती राज दिवस घोषित कर दिया। लेकिन जैसे ही प्रश्न बदलता है कि ये जो 73वां संविधान संशोधन था, 73rd अमेंडमेंट जो था,
लोकसभा में कब पारित हुआ, राज्यसभा में कब पारित हुआ, राष्ट्रपति के सिग्नेचर कम हुए, तो ये क्वेश्चन बदल गया। और सबसे बड़ी बात, ऐसे क्वेश्चन जिनमें सिर्फ डेट है, उन प्रश्नों में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो तो जय सिया राम, आंख बंद करो, लग जाए तो लग जाए, नहीं लग जाए तो नहीं लग जाए, आप कुछ नहीं कर सकते। और बहुत पास पास की पूछते हैं। तो कोई बताना चाहेगा? दूसरा, यही सेम क्वेश्चन आप समझिएगा कि यही 73rd अमेंडमेंट को लागू करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य था। हमने इतनी सी बात कल आपको बताई। अब मध्य प्रदेश ने इसे लागू किया तो मध्य प्रदेश में ये कब लागू हुआ? कब? तो 25 जनवरी 1994 को लागू हुआ मध्य प्रदेश में पंचायती राज दिवस। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन बदल दें, वो क्या प्रश्न ये पूछे, मध्य प्रदेश में पंचायती राज दिवस, ठीक है, तो पंचायती राज डे इन एमपी, आंसर क्या होगा? 25 जनवरी। जबकि पहला ऑप्शन आपको क्या देके रखे हैं, वो 24 अप्रैल। तो आप तो मध्य प्रदेश तो पढ़ना ही भूल जाते हैं, वैसे तो 50% लोग पढ़ते ही हैं पंचायती राज दिवस, और मिल गया 24 अप्रैल और लगा दिया आंसर। और बड़ी बात पता है क्या है, जो आपने ज़्यादा पढ़ा होगा वही आपको याद आता है। अल्लाह, आपको पता है कैसे बोलते हैं, आँख के अंधे हो जाते हैं लोग पेपर में जाके, वही देखते हैं जो देखना चाहते हैं, क्योंकि दिमाग में क्या देख रखा है, पंचायती राज दिवस, और आप वही देखोगे, आप ये चीज़ पढ़ने ही भूल जाओगे कि मध्य प्रदेश का पंचायती राज दिवस। और ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो मध्य प्रदेश का पंचायती राज दिवस जो 25 जनवरी को है, उसकी जगह हम क्या आंसर करके आएंगे? 24 अप्रैल करके आएंगे। अभी दोनों बातें क्लियर हैं। पहले तो कि मध्य प्रदेश का पंचायती राज दिवस 25 जनवरी को है। भारत में, मतलब भारत क्या, वो सीधा पूछे पंचायती राज दिवस या पंचायती राज डे, तो 24 अप्रैल को है। ये दो बातें क्लियर हो गई आपकी। अब तीसरी जो बात है वो ये है कि मध्य प्रदेश का जो 73वां संविधान संशोधन था, मध्य प्रदेश की विधानसभा में कब आया? तो ये आया था 29 दिसंबर 1993 को एमपी की विधानसभा में। अब मुद्दा आता है कि इस पे राज्यपाल के हस्ताक्षर कब हुए? तो इस पे राज्यपाल के जो हस्ताक्षर हुए वो हुए 24 जनवरी को। और 24 जनवरी क्या हो गई है, 3 या 4? 4 ही होगी। जब 29 दिसंबर 93 में आ रहा है तो उससे पहले तो हस्ताक्षर होंगे नहीं, इसके बाद ही होंगे। तो 24 जनवरी 1994 को, 24 जनवरी 1994 को गवर्नर के इस पर हस्ताक्षर हो गए, और उसके बाद 25 जनवरी 1994 को ये लागू हो गया मध्य प्रदेश में। तीनों बातें क्लियर हैं? पहले तो ये बताइए क्या क्या? 73rd अमेंडमेंट या 73वां संशोधन लाने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश, एक बात। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में विधानसभा में कब आया ये? तो 29 दिसंबर 1993 को आया। और इस पे चूंकि मध्य प्रदेश कैसा है, यूनिकैमरल है, एक सदनीय विधानमंडल है या नहीं है भाई? बाइकैमरल है क्या मध्य प्रदेश में? सिर्फ हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है, और तो कुछ है नहीं। तो यूनिकैमरल मतलब एक सदनीय विधानमंडल है, तो सिर्फ विधानसभा में आएगा। और उसके बाद हस्ताक्षर कब हुए? 24 जनवरी को हुए, और अगले दिन 25 जनवरी को लागू कर दिया गया। आपको ध्यान रखना है। तो मध्य प्रदेश पंचायती राज, हाँ बेटा, वो दोनों स्थितियां उसी दिन की हैं। बिहार मेहता समिति सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता की जांच के लिए। और 73 संविधान संशोधन के पहले भी पंचायती राज के लिए कोई संविधान संशोधन आया? 73 के पहले जो था संवैधानिक दर्जा नहीं था कभी भी, 64 अमेंडमेंट वो पारित नहीं हुआ ना, इसी वजह से 73 की। तो आपको हमेशा याद रखना है, कभी भी संवैधानिक दर्जा की अगर बात करेंगे तो सिर्फ आपको 73 ही लगाना है, क्योंकि प्रयास तो किए गए लेकिन वो प्रयास सफल नहीं थे। और जो चीज़ सफल नहीं हुई वो नहीं आएगी एग्जाम में। किस रूप में? क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि 64वें संविधान संशोधन से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो वो टोटल गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो देखो दो बातें क्या, एक है प्रयास और एक है एग्जैक्टली। जैसे मैं बोलूँ, फिर से मैं हिस्ट्री में चला जाऊँ, भारत में बहुत सारे मुस्लिम आक्रमण हुए हैं, तो वो आपको नहीं पढ़ने होते हैं, लेकिन आपको क्या पढ़ना होता है? फर्स्ट सक्सेसफुल मुस्लिम इन्वेजन, भारत में पहला सफल मुस्लिम आक्रमण।
अब जो लोग गलत तरीके से हिस्ट्री पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते रहते हैं टाइम बर्बाद करने के चक्कर में, कौन कौन आया था आक्रमण करने, और वो एक भी बार नहीं पूछता कि कौन कौन आया था, वो पूछता क्या है। देखो इतिहास, एक और बात बताता हूँ, आपके या काम की बात है, याद कौन रखे जाते हैं। अच्छा कभी आपने ये पूछा आपके यहाँ कितने लोग असफल हुए? कोई ने पूछा कहीं जाके किसी इंस्टीट्यूट में? क्या पूछते हैं? सर सिलेक्शन कितने हुए? बात समझ रहे हो ना? हर चीज जो हम जीवन में व्यवहारिकता में देखते हैं बस वही आती है एग्जाम में, यही अंतर है बस पढ़ाई का। जो लोग ऐसे पढ़ेंगे कि हम सब कवर कर लें, वो पता क्या करते हैं, वो कभी कवर ही नहीं कर पाते एग्जाम को। और वो पता है अननोन फियर जिसे समझते हो ना, एक अप्रत्यक्ष भय जिसके साये में हम घिरे रहते हैं और हम उसी के चक्कर में पड़े रहते हैं, तो हम पड़े रहते हैं। मजेदार बात यह कि कभी भी ये प्रश्न नहीं पूछा गया कि कौन से प्रयास किया गया था। आप उठा लीजिए एग्जाम सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन, हमेशा यही आता है कि पंचायती राज व्यवस्था किससे आई, तो आंसर आपको क्या करना है। समझ गए ना मेरी बात को, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अगर आपने, अब जैसे मैं बोलूं कमिटीज तो बलवंत राय मेहता के पहले भी बनी, ठीक है। और चलो मैं इतिहास में जाता हूं, फिर से मैं पूछूं सबसे पहले पंचायत कहां थी? अब बताओ कोई। अरे सबसे पहले पंचायत कहां थी? ये तो बहुत बात की बात है, कॉलोनियल सिस्टम में आया। सबसे पहले पंचायत कहां थी? गलत है, चलो और बोलो। गुप्त गलत है, मौर्य में, ठीक है। लेकिन अब बोले स्थानीय स्वशासन कहां अच्छा था? फिर गलत है। अब कहां होगा? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहां अच्छी थी पंचायतों के रूप में? तो चोल में। अब यहीं से अगर अंदर घुस जाए ना इसी क्वेश्चन में, तो ऐसे पूछा जा सकता है कि स्थानीय स्वशासन का वर्णन किस अभिलेख में किया गया? अब आप में से कोई नहीं बता पाएगा ऐसे, जबकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रयास करो, बोलो सही बोल रही हो, वेरी गुड। तो अब देखो, अब मजेदार बात ये, उत्तर मैरूर इंस्क्रिप्शन, क्या उत्तर मैरूर अभिलेख जो कि चोलाज प्रशासन को या चोलाज एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाता है, स्पेशली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को दिखाता है, वो था उत्तर मैरूर अभिलेख, ठीक है। तो उत्तर मैरूर अभिलेख में सबसे पहले चोलकालीन प्रशासन की बात की गई है, और कैसे प्रशासन की? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात की गई है। समझ में आ रहा है ना? पंचायतें भारत में बहुत पहले से विद्यमान है। अब इसका मतलब क्या होता है, लोग कहाँ गलती करते हैं? तो क्या हम सब पढ़ने लगे? पढ़ तो सकते हैं लेकिन पेपर में नहीं आता। तो यहीं से क्लास का रोल शुरू होता है कि हमें क्या पढ़ना है, उससे ज़्यादा जरूरी है हमें क्या नहीं पढ़ना है। अगर हम क्या नहीं पढ़ने वाले पॉइंट पे अगर हम क्लैरिफाई नहीं हुए, तो हम पढ़ तो बहुत कुछ लेंगे लेकिन वो एग्ज़ाम में नहीं आएगा। इसलिए सलाह क्या दी जाती है कि हमेशा प्रीवियस ईयर पेपर को अपने सराहने रख के लेटो, उसी को दिन रात पढ़ो, उससे सिर्फ आप क्वेश्चन देखते रहो कि यार देखो एग्जामिनर इस सर्कल में एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रहा है, हमें इसी सर्कल में विद्वान रहना है। किताबों में बहुत सारा दिया होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं, यूनिक की बुक है, इतना है कि आप इतिहास ही अकेला 2-3 साल में पढ़ पाएंगे। और ये चीज़ सारे सब्जेक्ट पे बात करें तो यूनिक हो जाएंगे, सिलेक्शन कभी नहीं होगा, विद्वान बन जाएंगे। कोई है तो नहीं ऐसा जिसे विद्वान बनना हो, सेलेक्ट नहीं होना है, तो फिर यूनिक पढ़ना शुरू कर देना। तो मुद्दा सिर्फ एक ही चीज़ का आएगा एग्ज़ाम में, हमेशा ध्यान रखना, क्या हम अपने एग्ज़ाम के सर्कल में रहें। अगर हमने एग्ज़ाम का सर्कल क्रॉस किया तो हम पढ़ तो अच्छा रहे हैं, हम नॉलेजेबल भी होंगे, लेकिन हमसे क्या नहीं बनेगा? पेपर नहीं बनेगा। देखो हम सीधी बात करें ना, अपन बात करते हैं कि आप तो क्वेश्चन लगाओ, ऐसा वैसा कैसा जैसा क्वेश्चन बनने चाहिए। 90% से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और हमेशा याद रखना 100% के लिए पढ़ना मत। अगर आप 100% के लिए पढ़ें तो आपका सिलेबस कभी ख़त्म नहीं होगा। तैयारी देखो याद रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम या सिविल सर्विसेज की तैयारी कभी 100% नहीं हो सकती, करने की चेष्टा मत करिए। ये कुचेष्टा है, कुचेष्टा समझते हैं ना, ऐसी चेष्टा जो कभी पूरी नहीं हो सकती। चलो वापस करें, अच्छे से ध्यान रख लो। 29 दिसंबर 1993 को मध्य प्रदेश विधानसभा में आया ये, ठीक है। 24 जनवरी को गवर्नर साइन हो गए
और 25 जनवरी को ये पंचायती राज दिवस के रूप में मनाना शुरू हो गया। क्वेश्चन जो आएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे, क्वेश्चन जो मोस्ट ऑफ द टाइम पूछने की पॉसिबिलिटी रखेगा वो 25 जनवरी होगा या वो होगा 24 अप्रैल। ठीक, क्वेश्चन यहीं से मोस्ट ऑफ द टाइम आते, क्योंकि ये कंफ्यूजन में लोग गलत कर देते हैं। और डेट पता क्या होती, ये भी मिलेगी 1 जून। और एक बोल देता हूँ, जैसे ये तो है नगर पालिका भारत की 74 अमेंडमेंट से, अगर हम इसी को एमपी की बात करें कि एमपी का जो 74 अमेंडमेंट एक्ट था, ठीक है, मतलब क्या एमपी में नगर पालिका का जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में म्यूनिसिपैलिटी डे, तो ये 2 नवंबर, क्या है 2 नवंबर। तो आपको 4 जो डेट अच्छे से दिमाग में रखनी है, एक पहले मध्य भारत में पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल, एमपी में 25 जनवरी, और इंडिया में नगर पालिका या म्यूनिसिपैलिटी डे 1 जून, और एमपी में 2 नवंबर। ये छोड़ देते हैं लोग अक्सर इन दोनों को, और उनसे वो क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभार, आपको ध्यान रखना है। हो गया यहाँ तक सभी का? इनको आप पहले नोट कर लीजिए जिससे कि गलत ना हो। हो गया बेटा? चारों डेट आप दिमाग में अच्छे से रखिए। एक पहली डेट जो है मध्य प्रदेश भारत में पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल मध्य प्रदेश का, 25 जून, और बिल्कुल पैरेलल बनाइए 4 चीज़ें जिससे कि दिमाग में क्लियर कट बसी रहे। भारत में नगर पालिका, अच्छा वैसे भारत में नगर पालिका पहले कहाँ आई? मद्रास में, और एमपी में जबलपुर में। ये 2 बातें अलग अलग हैं। भारत में कहाँ पर? मद्रास, ठीक है, और एमपी में बात करें तो जबलपुर में, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखना। अब ये मत कह देना कि मध्य प्रदेश में पंचायत पहले कहाँ आई, ऐसा कोई डेटा नहीं होता, नहीं तो ढूंढने लग जाओ आप बिना मतलब का। चारों डेट क्लियर हैं? पहले तो ये बताइए। अब इसको कोई बताना चाह रहा है क्या? ये सिर्फ प्रिकॉशनरी है। कैसे हैं ये? कि अगर बाई चांस पूछ लिया तो आप बता दीजिएगा, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। क्या? उत्तर मैरूर, उत्तर UTTARMERUR, अमित भेज देना। उत्तर मैरूर, अच्छा किसको बता रहे हैं? जिन्हें पूछा वो तो है ही नहीं। तब तक आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए समझिएगा, थोड़ा सा क्रमबद्ध तरीके से समझ लीजिए चीज़ों को। लिंक आ जाए मैं फिर बताता हूँ आपको। हाँ भाई देखिए, सुनिए अच्छे से, बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो गया, मैसअप ना करें, क्रम से समझ लीजिए। भारत में क्या चल रहा था? सबसे पहले सुन लीजिए 2 मिनट के लिए, फिर कर लीजिएगा। 1952 में
भारत में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आता है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, 2 अक्टूबर 1952 को। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम आया, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। लेकिन ये प्रोग्राम बुरी तरीके से असफल हो गया, क्योंकि हमारे उस समय के माननीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इसे लेके आए थे और एक अच्छी योजना थी जो असफल हो गई। कुछ कुछ चीज़ें उससे अच्छी हुई, बट पूरे तरीके से, एक तरीके से कहते हैं ना कि असफल हो गई। अब अगर कोई बड़ी योजना आप लेके आएंगे और असफल होगी तो हम जांच कराएंगे। बात समझ में आ रही है? क्या करेंगे हम? क्या लेके आए हम 2 अक्टूबर 1952? क्या बोलते हैं? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, CDP, यानी सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ठीक, ये लेके आए। और ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या हुआ इसका? ये फेल हो गया, बुरी तरीके से असफल हो गया। और कोई चीज़ असफल होगी तो हमेशा होती है भैया जांच करो, तो क्या किया? इन्वेस्टिगेशन शुरू कराया। अब इन्वेस्टिगेशन हमेशा कौन करता है? कोई ना कोई कमेटी करती है। तो एक्चुअली इसकी जांच के लिए क्या बनी थी? बलवंत राय मेहता कमेटी बनी। और इस बलवंत राय मेहता, कभी भी क्वेश्चन आए बलवंत राय मेहता समिति का गठन क्यों किया गया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता की जांच के लिए। अब कमेटी बनती है तो अपनी क्या देती है? रिपोर्ट देती है। अच्छा बताओ तो कब बनी थी ये कमेटी? 1957 में बनी थी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, किसने? बलवंत राय मेहता ने। और इन्होंने क्या कहा कि आप क्या करिए, 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत शुरू करिए, यानी पंचायत की त्रिस्तरीय व्यवस्था आप शुरू करिए। और इन्हीं की रिकमेंडेशन के आधार पर, अभी बताया था मैंने क्या हुआ था, 2 अक्टूबर 1959 को, अब तो नहीं लिखना है कुछ, अभी समझ ही गए होंगे, कहाँ? राजस्थान के नागौर के बख्तरा गांव में आपका क्या शुरू कर दिया गया? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था शुरू कर दी गई। ठीक, ये सब चीज़ें चल रही थी। लेकिन इसके बावजूद ऐसा लगा कि पंचायत को अभी वो पावर नहीं है जो एक्चुअली होनी चाहिए। एक और कमेटी बनती है 1977 में। कौन सी बनती है? 1977 में बनती है अशोक मेहता समिति। तो इस अशोक मेहता समिति को बनाया, अब देखो 2 ही नाम है यहाँ, क्या थे? बलवंत राय मेहता। तो इन्होंने क्या बात की? 3 शब्द हैं, बलवंत राय मेहता, त्रिस्तरीय। अशोक मेहता ने किसकी बात की? तो 2 टायर की, यानी कि 2 स्तरीय व्यवस्था की बात कर दी। उन्होंने कहा कि भैया 2 स्तर बहुत हैं, 3 स्तर की जरूरत नहीं है। इसे भी लिया गया हमारे सिस्टम में। तो ऐसे राज्य बता सकते हैं जिन राज्यों में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की जाती है? जिनकी जनसंख्या 3 लाख से कम हो। नहीं, गलत जा रहे हैं। और बताइए। वेरी गुड। तो 2 स्तरीय व्यवस्था कहाँ लागू की गई? जिन राज्यों की जनसंख्या किससे कम है? 20 लाख से कम है। अगर पॉपुलेशन राज्य की 20 लाख से कम है तो वहाँ आप 2 स्तरीय व्यवस्था लागू कर सकते हैं। ठीक है, ये हुआ। फिर और आगे आए तो एक कमेटी बनती है 1985 में। कौन सी बताओ? GVK राव। तो GVK राव समिति बनी। फिर और थोड़ा प्रोग्रेस होती है तो कौन सी? LM सिंघवी। ठीक है, तो LM सिंघवी कमेटी बनती है। अब यही है लक्ष्मीलाल सिंघवी जिन्होंने कहा कि आप क्या शुरू करिए? पंचायतों को क्या दीजिए? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस या संवैधानिक दर्जा दे दीजिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये बहुत आता है प्रश्न, खूब पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर पंचायत किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर? तो LM सिंघवी साहब की जो कमेटी थी उसकी रिकमेंडेशन पर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात की गई। अब संवैधानिक दर्जा दिया कब जाएगा? जब ये संविधान में आएंगे।
तो इसके लिए आया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो कौन सा अधिनियम आया? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 आया। अब ये अमेंडमेंट जो होगा वो कहाँ आएगा? लोकसभा में। जल्दी बोलो। 22 दिसंबर 1992 को ये पेश हुआ लोकसभा में। ठीक है। राज्यसभा में कब? तो ये 23 दिसंबर को। ठीक है। और इसके बाद राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट के साइन, और ये कब होगा? 20 अप्रैल। कब? 91 आ जाएगा उल्टा। 1993 को हस्ताक्षर हो गए राष्ट्रपति के, सिग्नेचर। और उसके बाद क्या? 24 अप्रैल 1993 से एनफोर्समेंट या लागू। और इसीलिए ये क्या, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, पीआरडी, पंचायती राज दिवस मनाना शुरू हुआ। ये थी आपकी कहानी जो आपको दिमाग में अच्छे से बसानी है। समझ में आ रही है बात? क्या क्या कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आए। अब मजेदार बात यह है कि ये मींस का टॉपिक है। बता सकता है कोई कहाँ? नए सिलेबस पे बात करना, पुराने पे नहीं। अरे नए सिलेबस में मींस में कहीं है सामुदायिक विकास कार्यक्रम? अब क्वेश्चन क्या बनते हैं? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है? फीचर्स ऑफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, कम्युनिटी सामुदायिक विकास कार्यक्रम की विशेषताएं, इसके ऑब्जेक्टिव। और असफल हुआ तो अब क्या होगा? पूछ लेंगे असफलता के कारण, कि भाई क्या क्या रीजंस थे इसके फेल्योर होने के पीछे। तो ये आपका मीन्स का क्वेश्चन है। क्योंकि ये किस में है बताओ यार, किस में आएगा ये? पॉलिटी में। फिर से पॉलिटी में। अरे पेपर 2 पार्ट ए की बी? पार्ट बी। अरे सोशियोलॉजी नहीं आ गई बाबा। तो ये ठीक है, तो ये सोशियोलॉजी का हिस्सा है। और अच्छी बात ये, पहले भी ये था और अभी भी ये है। और ये हमारे प्रधानमंत्री जी का योगदान जरूर माना जाता है। ये हमारे प्रधानमंत्री का इससे कोई लेना देना नहीं था पैसे के रूप में। इसे फोर्ड फाउंडेशन ने हेल्प की थी। किसके सहयोग से चलता था ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम? फोर्ड फाउंडेशन जो था उसके सपोर्ट से ये शुरू किया गया था। पहले एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 2 जिलों में शुरू किया गया, बाद में ये पूरे भारत में लागू कर दिया गया 2 अक्टूबर 1952 से। और फिर ये असफल हो गया। तो इसकी जांच करने के लिए क्या किया गया? बी.आर. मेहता कमेटी बनाई गई। और इस बी.आर. मेहता ने कहा कि भैया क्या करिए आप, 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत। इसीलिए आप देखते हैं, अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था के जनक, ठीक है, तो क्या? फादर ऑफ 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत बलवंत राय मेहता। और 3 टायर सिस्टम ने क्या किया? सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन? ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, यानी कि ये किसके जनक हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे आपके विकेंद्रीकरण के जनक। तो फादर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन कौन कहलाते हैं? बलवंत राय मेहता। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जो कनेक्ट होता है वो आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोग लगा देते हैं इन्हें, बताइए। लॉर्ड रिपन। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो फादर होंगे स्थानीय स्वशासन के, वो लॉर्ड रिपन होंगे। एक चीज़ और बेटा, आपको रोज ये चीज़ अपने दिमाग को देनी है ना, हिस्ट्री, और ज़्यादा ना कहें तो मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री और पॉलिटी, ये दोनों एक साथ बैठेंगे। अगर आपने इन्हें एक साथ बिठाया तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। अगर इन्हें आपने अलग अलग बिठा दिया तो ये नाराज़ हो जाते हैं, बोले हम नहीं खेल रहे। तो आपको ये बार बार इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप चाहे कुछ भी पढ़िए, जितनी अच्छी कनेक्टिविटी होगी, देखो होता क्या है, जैसे हमने पढ़ा 3 टायर सिस्टम, हमने पढ़ा फादर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, इसके साथ ये बात आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर कट होनी चाहिए कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो लॉर्ड रिपन है।
और यहाँ से आपको उस क्वेश्चन के अंदर जाना ही चाहिए कि रिपन जो थे वो कौन थे, कब थे, कैसे थे। अगर ये चीज़ आप नहीं ध्यान रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं एग्जाम में आप इंटरकनेक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे लोग बोलते हैं हम भूल जाते हैं पेपर में जाके, तो भूलने के पीछे की वजह मैं बताऊं कि आप जो चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होती हैं, अब एक तरफ हिस्ट्री है एक तरफ पॉलिटी है, दो बिल्कुल अलग अलग विषय हैं लेकिन वो हैं आपस में इंटरकनेक्ट। आपको इसे समझना होगा कि जो लॉर्ड रिपन थे, इतना यहाँ तक क्लियर है ना। पहले 1 मिनट के लिए मैं रिपन लूँगा फिर मैं आगे आऊँगा। अब हम जिनकी बात कर रहे हैं किनकी, लॉर्ड रिपन की। इनका जो टेन्योर था बेटा 1880 से 84 तक था। कब से कब तक, 1880 से 84 तक था। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 1882 में इन्होंने स्थानीय स्वशासन या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए प्रयास किया। ठीक है, एक प्रस्ताव लेके आए, किसके लिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए। कौन लेके आए बेटा, लॉर्ड रिपन। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन के जनक। ऐसा नहीं है कि कॉलोनियल पीरियड में और किसी ने पंचायतों को या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को लाने का प्रयास नहीं किया। इससे पहले लॉर्ड मेयो जो थे, कौन थे, अब यहाँ से आपको फिर से वही कहानी है कि फिर से हिस्ट्री में जाना होगा। तो जो लॉर्ड मेयो थे इनका टेन्योर कब से कब तक है, 69 से 72 तक है। यहाँ देखिए आप लोग। तो मेयो ने, ये मेयो जो है वो एक लेके आए थे मेयो रिजोल्यूशन। क्या, मेयो रिजोल्यूशन यानी मेयो प्रस्ताव। तो ये लेके आए थे मेयो रिजोल्यूशन। ठीक है, तो मेयो रिजोल्यूशन मेयो का है लेकिन ये रिजोल्यूशन उस तरीके से लागू नहीं हो पाया, तो इनका योगदान बहुत ज़्यादा नहीं माना जाता। लेकिन जब ये लेके आए प्रस्ताव, कौन, लॉर्ड रिपन, तो ये लागू करा पाए और स्थानीय स्वशासन की दिशा में, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की दिशा में इनके जो प्रयास थे उनसे भारत में स्थानीय स्वशासन लागू हो गया। इसी के कारण इन्हें फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में हम देखते हैं। तो 3 अलग अलग बातें। फादर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, बोलिए जल्दी से, BR मेहता। विकेंद्रीकरण के जनक BR मेहता, कुछ नहीं तो विकेंद्रीकरण VR, ऐसे याद रख लो, बाबी, कुछ भी जैसे आपको ठीक लगे। फिर 3 टायर सिस्टम के BR मेहता, क्योंकि 3 है, बलवंत राय मेहता, और 3 ही पंचायत होती हैं। अशोक मेहता किसके, 2 स्तरीय के। ठीक है, फिर इसके बाद स्थानीय स्वशासन के जनक, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन ये तो हैं पंचायत से संबंधित, लेकिन इसके थोड़े से हम अगर एक और प्रश्न पे जाएं तो आप मुझे बताइएगा, कौन बता सकता है, कोशिश करना, कि पंचायतें जो हैं वो लघु गणराज्य हैं। पंचायत जो है वो, पंचायत इज अ स्मॉल रिपब्लिक। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या फिर से बोलूं, पंचायत को क्या कहा गया, देखिए थोड़ा लिखने की जगह आप लोग थोड़ा समझिए जिससे कि चीज़ें क्लियर हो। मैं समय दे दूंगा आपको, लिखवा दूंगा, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आए हैं तो हम छोड़ तो सकते नहीं हैं। तो आप समझिए क्या मतलब है। तो पंचायत को क्या कहा, लघु गणराज्य किसने कहा, तो ये थे लघु गणराज्य वाले चार्ल्स मेटकॉफ। कौन थे ये, चार्ल्स मेटकॉफ थे। तो ये जो चार्ल्स मेटकॉफ हैं, इन्होंने पंचायत को क्या नाम दिया, लघु गणराज्य या स्मॉल रिपब्लिक कहा था। अब इसके फिर से आप देखो, फिर हिस्ट्री में पहुंचे और फिर पॉलिटी में आ गए, क्योंकि क्या है पॉलिटी, पंचायत पॉलिटी है और आपका स्मॉल रिपब्लिक। अब यहाँ से थोड़ा सा आपको और समझना होगा कि ये जो चार्ल्स मेटकॉफ हैं, अब 3 पर्सनैलिटी आ गई, मेयो, रिपन
और मेटकॉफ, 3 अलग अलग पर्सनैलिटी। चार्ल्स मेटकॉफ पे ही अगर हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे और भी क्वेश्चंस आए हैं। कोई मुझे बता सकता है कि चार्ल्स मेटकॉफ से क्या प्रश्न पूछा गया? अच्छा, बहुत बढ़िया। एक तो प्रश्न इनसे पूछा गया है, आप प्रीवियस ईयर उठाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता यानी क्या? लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। तो लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस के रूप में कौन है? चार्ल्स मेटकॉफ। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट आया है। अच्छा, और क्या क्वेश्चन इनसे पूछा गया? वेरी गुड। तो एक ये कहाँ आएंगे आपके? अमृतसर की संधि यानी ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर में भी चार्ल्स मेटकॉफ थे। अब ये चीज़ बता क्यों रहे? तो बेटा क्वेश्चन आया है प्रीलिम्स में, सॉरी मेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक है, 3 मार्कर क्वेश्चन है, सुन लीजिए यहाँ पे अच्छे से। तो आप क्या बताएंगे चार्ल्स मेटकॉफ के बारे में? एक तो ये लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस है, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता हैं। इन्होंने क्या किया? किसकी संधि? ट्रीटी ऑफ अमृतसर में इन्होंने भाग लिया था और इन्होंने पंचायतों को क्या कहा है? स्मॉल रिपब्लिक कहा है। 3 मार्कर क्वेश्चन तो यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये जो चार्ल्स मेटकॉफ हैं ये भारत के क्या रहे हैं? वाइसराय तो गलत है। प्रयास करो यार, आप लोगों को ओपन पोल में पार्टिसिपेट करा रहे हैं तब भी नहीं बोल रहे हो। गवर्नर जनरल, चलो अच्छा ऑप्शन देते हैं, बताना। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वाइसराय ऑफ इंडिया या सिर्फ गवर्नर? चलो एक 5वां ऑप्शन बिहार पीएससी बना देते हैं, इनमें से कोई नहीं। कितने लोग श्योर हैं कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे हैं ये? अरे उठाओ ना हाथ, क्या हो जाएगा, आपसे कोई पेनल्टी थोड़ी मांग रहे हैं। अच्छा ठीक, बस 5 ही? कब से कब तक? हाँ सोच रहे होंगे इसलिए तो उठा नहीं रहे हैं कि अगला क्वेश्चन शुरू कर देंगे। हाँ ठीक है, देखो आप समझो इसको। 1835 से 36 के बीच में चार्ल्स मेटकॉफ जो हैं वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में रहे हैं। इनको आप ऐसे कनेक्ट कर पाओगे, अभी चूंकि आगे हम पढ़ेंगे हिस्ट्री तो पढ़ाएंगे आपको गवर्नर जनरल, आप कैसे कनेक्ट करोगे? विलियम बेंटिक थे, विलियम बेंटिक का नाम सबने सुना होगा, यस और नो? सुना है। तो विलियम बेंटिक 1828 से 35 के बीच में थे और विलियम बेंटिक जैसे ही जाते हैं तो आते कौन है? चार्ल्स मेटकॉफ आते हैं। तो ये छोटे से टेन्योर के लिए 1835 से 36 तक के जो टेन्योर था उसके लिए कौन आते हैं आपके? चार्ल्स मेटकॉफ आते हैं। तो ये क्या थे? ये जिज्जी थे। जिज्जी मतलब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। अगर आपने इन्हें वाइसराय कह दिया तो क्वेश्चन तो हो गया ख़त्म, और मेंस में लिख दिया तो वो पूरा ख़त्म कर देगा, आपकी ये सब चीज़ें मानेगा नहीं फिर कुछ भी। तो इस बात को ध्यान रखना। मेंस की नेगेटिव मार्किंग क्या है कि हम ऐसा कोई डेटा ना लिखें जो सरासर उस चीज़ की तौहीन करता हो और उसको बहुत चिढ़ आ जाती है तो वो उसके बाद आपकी कॉपी की बिल्कुल वाट लगा देता है। उसका कारण है कि अगर आपने इन्हें वाइसराय लिखा और वाइसराय हम 1858 से पहले यूज ही नहीं कर सकते और उस टेन्योर में ये थे ही नहीं। भाई वाइसराय जो आएगा वो कब से आएगा? 1858 से 1947 के बीच में हम वाइसराय की बात करेंगे। अब जो पद ही नहीं था आपने उसको लिख दिया। कोई बड़ा छोटा नहीं होता एक्चुअली। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वाइसराय एक ही व्यक्ति है। ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं एक्चुअल में। ये बहुत मतलब अभी इस पे पढ़ाएंगे तो पॉलिटी रुक जाएगी, इसलिए मैं रुक रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर मन में किसी के प्रश्न उमड़ रहा है तो मैं बता दूंगा। जानते हैं ना वाइसराय और गवर्नर जनरल क्या होते हैं? पक्का? तो बताइए। आप तो बता दो, बस उत्तर बताओ और काम खत्म करो। हाथ उठाओ कौन कौन बता सकता है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वाइसराय अलग हैं, एक हैं?
दोनों सही है, कोई नहीं है, एक ही है। कैसे एक ही है? 1858 में सर गुड गवर्नेंस एक्ट आया था, उससे इंडिया और जनरल थे उन्हें वायसराय कर दिया। क्या कर दिया था? भारत के वायसराय। किसको? जो भारत के गवर्नर जनरल थे। अच्छा, और क्लेरिफाई करो कोई। काफ़ी हद तक सही है, मैं गलत नहीं बोलूँगा एज सच तो, लेकिन फिर भी और क्लियर। सर वो चेंज होने के बाद जो 20 रियासतें थी उनमें उनको वायसराय बोलते थे, और जो कमिश्नरी स्टेट थे उनमें कहाँ उल्टा बता रही हो। चलो और कोई बताओ। क्वेश्चन पहले कितने लोगों को समझ में आया, उत्तर तो बात की बात। क्वेश्चन क्या पूछा? क्वेश्चन पता है आपको मैंने क्या पूछा? क्वेश्चन ये था, देखो बेटा पता है क्या गलती होती है, यही गलती हम पेपर में करते हैं। पता है हम लोग बचपन से क्या पढ़ते आए हैं, आप कुछ भी लो लिखेंगे तो वही जो हमें लिखना है। आप अच्छे से स्कूल कॉलेज में इसका उपयोग किए हैं और हम कुछ भी लिखाते हैं। पता मज़ेदार बात ये होती है कि लिबरल होता है टीचर, वो कुछ भी लिखने पे भी हमें 2-4 नंबर देके दया दृष्टि दिखा के पास कर देता है। बोले 33 तो दे ही देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ ध्यान रखना है, दुश्मन है आपका चेकर, क्योंकि यहाँ क्या चलता है, एलिमिनेशन मेथड चलती है। यहाँ लोगों को शुद्ध रूप से बाहर करना है, क्योंकि तभी कम लोग बचेंगे इंटरव्यू के लिए। तो यहाँ चीज़ें बहुत स्पेसिफाई होती हैं। ये बेसिक अंतर है ग्रेजुएशन 10, 12th और सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में। तो यहाँ स्पेसिफिकेशन की डिमांड है कि यही है तो यही है। आपको ध्यान रखना है 1833 से लेके 1858 के बीच में जो कहानी चलती है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की चलती है। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि 1833 में विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बनेंगे और 1858 में, ठीक है, जो अंतिम गवर्नर जनरल, अब किस रूप में, तो ये जो गवर्नर जनरल है, पेश तो बहुत है आप लोगों ने, अगर ढंग से नहीं पढ़ा होगा तो पता ही नहीं होगा। ये गवर्नर जनरल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन है। कहाँ से कहाँ तक? 1833 से 1858 तक। तो अगर आपने ये गड़बड़ की, ये क्या है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और हम इसे क्या कहते हैं, अंडर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। पहली चीज तो 1833 से 1858 के बीच में भारत में गवर्नर जनरल तो हैं, लेकिन ये किसके अंडर में है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब 1858 में चेंज हुआ, यही चेंज है जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन का कारण बनता है लोगों का। जैसे पूछते हैं अब जैसे, चलो मैं आपसे ही पूछता हूं, अब आपने क्या पढ़ा इसके आगे? ठीक, और क्या गवर्नर जनरल नहीं होगा इसके बाद? होगा या नहीं होगा? गलत पढ़ा, काट देना किताब में। चलो और बोलो कोई। अब तो बोलो, बोलिए मैडम। हाँ, अंतर क्या है 1858 में? चलो करो प्रयास, अब कौन कर रहा है? देखो अब हम बोलते हैं ना आँख के अंधे, कि हमने पढ़ा भी है और हमें गलत पता है। चलो बताओ जल्दी से। ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा अधिकार क्यों, मतलब ब्रिटिश क्यों हाथ में आ गया था? हाँ, इसलिए उन्होंने ये फोर्स ही कर दिया। मतलब हम कह रहे हैं 1858 में आप गवर्नर जनरल नहीं बोलेंगे। चलो मैं पूछता हूँ आपसे, इरविन सुना है? सुना है? अच्छा चलो, और नहीं तो माउंटबेटन सुनिए सबने, हाँ ना? क्या बोलते हो, क्या बोलते हो आप? माउंटबेटन क्या बोलते हो? वाइसराय माउंटबेटन क्या बोलते थे? अच्छा, हमने क्या पढ़ा? भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल। क्या बोलते हो? और फिर आंसर माउंटबेटन। फिर तो गलत बात है, आप तो कह रहे हो खत्म हो गया। आप ही ने पढ़ा, आप ही ने उसे फिर से पुनर्जीवित कर दिया, तो सही क्या है फिर? मतलब समझ में आई? पहले तो क्वेश्चन समझ में आया, मैं क्या क्वेरी क्या उठा रहा हूँ? क्वेरी ये उठा रहा हूँ कि ये जो है 1858 का, इसे हम कहते हैं गुड गवर्नेंस एक्ट। कैसा एक्ट है ये? गुड गवर्नेंस एक्ट, अच्छे शासन का अधिनियम है। इसने क्या किया था बेटा, देखो आपको, अगर आप थोड़ा दूसरों से बेहतर की बात करें अब हम, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो था, इसके बाद, इस एक्ट के बाद से दो चीजें आपकी लागू हुई। किससे? 1858 एक्ट से। क्या?
उस समय के भारत को समझो पहले। एक भारत क्या था? ब्रिटिश इंडिया। कब की बात कर रहे हैं हम? 1858 की। एक है ब्रिटिश भारत, है ब्रिटिश भारत मतलब क्या? भारत का वो क्षेत्र जो ब्रिटिश के कंट्रोल में है, वो ब्रिटिश इंडिया। और दूसरा हिस्सा क्या है? प्रिंसी स्टेट, हाँ या ना? यानी क्या कहेंगे हम इसे? देसी रियासत है। यही दो स्थितियां हैं। अब जो ब्रिटिश इंडिया वाला पार्ट है, इसमें हम क्या कहते हैं? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और लेकिन थोड़ा चेंज क्या है? अंडर द, अब समझ लो, अब क्योंकि बात उठी है तो खत्म ही हो जाए। अच्छे से समझ लेना, बार बार कंफ्यूजन नहीं रखना। 1858 के एक्ट के बाद में भारत की जो स्थिति थी वो दो हिस्सों में था ये भारत। एक भारत था ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश इंडिया, जिस पर ब्रिटिश जो थे उनका कंट्रोल था। दूसरा था प्रिंसी स्टेट या प्रिंसली स्टेट्स भी बोलते हैं मैंने, जिन्हें हम कहते हैं देसी रियासतें। और इस देसी रियासत वाले हिस्से में जो कंट्रोल था वो बेटा किसका था? ठीक है, राजाओं का था। अब यहाँ पे समझो, तो जो ब्रिटिश भारत था जिस पर ब्रिटेन के क्राउन का कंट्रोल था, तो यहाँ पर अभी भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही कहा जाता था। लेकिन ये कैसे होते थे? अब देखो, यहाँ से पहले भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है। सुन लीजिए, लिखिए, मैं छोड़ देंगे, सब लिखवा देंगे, सुन लीजिए, नहीं तो आप गलत पढ़े या गलत ही पढ़ते रहेंगे। तो ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, ये पहले किसके अंडर में था? अंडर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो हम यहाँ से कहाँ तक की बात कर रहे हैं? 1833 के तीसरे चार्टर से 1858 तक जो भारत चल रहा है वो किसके अंडर में है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अंडर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत के गवर्नर जनरल। 1858 में गवर्नर जनरल के पद को समाप्त नहीं किया गया, एक नया पद वाइसराय जरूर बनाया गया। ठीक है, तो क्या किया गया? ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे ये अभी भी थे। अंतर क्या हुआ कि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में थे 1858 तक। 1858 के बाद में ये किसके अंडर में आ गए? अब डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ गए। अभी भी इन्हें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही कहा जाता था। ये है एग्जैक्ट सिचुएशन। यहां क्या होता था? तो यहां जो देसी रियासतें थीं, इसी व्यक्ति को, जैसे हम कैनिंग को ही ले लें थोड़ी देर के लिए। कैनिंग जो है बेटा 1856 से लेके 62 तक भारत में रहा। इसके टेन्योर को दो हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं, 1856 से 58 और 1858 से 62। 58 क्या हो गया? एक डिमार्केशन लाइन है जहां पर गुड गवर्नेंस एक्ट आ रहा है। तो ये यहां से यहां तक ये क्या रहा है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और कहें, अब आप लोग इसे उत्तर को लगाओगे भी नहीं, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अंडर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। हम पढ़ते ही नहीं है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा, हम क्या पढ़ते हैं? लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और आप आंसर कर दोगे माउंटबेटन, जो कि सरासर गलत है। अब बहुत लोगों के कंफ्यूजन क्रिएट होने लगा होगा। क्वेश्चन समझ में आया क्या बोला? लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अंडर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कौन होगा आंसर? कैनिंग। क्योंकि अभी तक किसका शासन चल रहा है बेटा? यहां देखो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल, तो माउंटबेटन। अब यहां ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं लिखेंगे। तो दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्लियर है, हाँ या ना? कितने लोगों की बत्ती नहीं जली? जल गई? ठीक। तो ये स्थिति थी। यहां क्या कह रहे हैं इसे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि होल सोल कंट्रोल किसका है? गवर्नर जनरल का। और ये जो देसी रियासतें, अब समझो वाइस राय का मतलब क्या होता है। तो ये जो वाइस रॉय हैं, इनका मतलब क्या है? देखो समझना, वाइस रॉय का मतलब ऐसे समझो, वॉइस रॉय, थोड़ा वाइस रॉय नहीं, क्या? वॉइस रॉय। तो वॉइस ऑफ ब्रिटिश एम्पायर या वॉइस ऑफ ब्रिटिश क्राउन। तो ब्रिटिश एम्पायर या ब्रिटिश क्राउन की आवाज थे, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन।
तो ये ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में जब ये देसी रियासतों में जाता था तब हम इसे कहते थे प्रिंसली स्टेट में वाइसराय, और जब यही व्यक्ति ब्रिटिश ईस्ट कहाँ होता था, ब्रिटिश इंडिया में होता था, तो ये कहलाता था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। आई होप समझ आया, क्लियर हो गया। किसी को भी डाउट हो लाइव में बोलो बेटा। तो ये कहानी है आपकी इस तरीके की कि जिसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि कब हम गवर्नर जनरल बोल रहे हैं, लेकिन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में भी पैच है 1833 से 58 तक। ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो है, लेकिन वास्तविकता में किसके अंडर में है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में। 1858 से लेके 1947 तक ये गवर्नर जनरल तो इंडिया है, लेकिन ये अब किसके अंडर में है, ब्रिटिश क्राउन के। अभी समझ में आ रहा है, हो रहा है क्लियर। बताओ बेटा किसी को कोई डाउट हो तो। ये है एक्चुअली कहानी जिसमें हम कंफ्यूज होते हैं। तो जैसे मैंने चार्ल्स मेडकॉफ पे था, लिख लेना अभी, बस समझ लो ये चार्ल्स मेडकॉफ थे, तो मैंने पूछा था क्या है ये, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो है, लेकिन किसके, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में। अब है ये पूरी सही लाइन, क्या चार्ल्स मेडकॉफ क्या है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अंडर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत के गवर्नर जनरल। एक पॉइंट हो गया, टेन्योर 35 से 36, और इसी टेन्योर में ये भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता, तो लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस थे। इन्होंने पंचायतों को लघु गणराज्य कहा। और एक चीज़ और ध्यान रखना बेटा, ये जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर थी ये हुई जरूर चार्ल्स मेडकॉफ से है, लेकिन इस समय ये गवर्नर जनरल नहीं थे, क्योंकि ये जो ट्रीटी है, कोई बताएगा ईयर, तो ये संधि तो 1809 में हुई, इनका तो टेन्योर ही नहीं था यहाँ। तो यहाँ पर अब देखो समझना थोड़ा सा और कि कैसे चीजें बदल जाती हैं। 1809 में गवर्नर जनरल होगा कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा, ठीक है। तो 1809 में होगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, क्योंकि 1773 से लेके 1833 तक हम बोलते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था यहाँ था मिंटो फर्स्ट। कब से कब तक टेन्योर था इसका, बताओ किसी को पता है तो। सॉरी, वेरी गुड। तो 1807 से 13 तक का टेन्योर था। अब देखो 9 इसी के टेन्योर में आ रही है। अब क्वेश्चन समझना, ऐसे भी प्रश्न पूछा गया, ट्रीटी ऑफ अमृतसर के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, मिंटो फर्स्ट। ऑप्शन में मिंटो सेकंड आएगा, मिंट खिला के ही मानेगा और वो, तो मिंटो फर्स्ट, मिंटो सेकंड। तो पहली चीज तो मिंटो फर्स्ट, और एक ऑप्शन पता क्या होगा, चार्ल्स मेडकॉफ। और अगर आपने ये नहीं पढ़ा कि क्या पूछा, अब तो क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, अमृतसर की संधि, ट्रीटी ऑफ अमृतसर के समय गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल मिंटो फर्स्ट, ठीक है। लेकिन बोले अमृतसर की संधि किन के बीच हुई, तो चार्ल्स मेडकॉफ और राजा रणजीत सिंह के बीच। तो बेसिकली मिंटो फर्स्ट के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में चार्ल्स मेडकॉफ थे, और उस समय ये बंगाल के गवर्नर जनरल नहीं थे। बात समझ में आ रही है, इस बात को ध्यान रखिएगा अगर आपने ध्यान नहीं दिया। और ऑप्शन कैसे आते, मिंटो फर्स्ट, मिंटो सेकंड, चार्ल्स मेडकॉफ। ऑप्शन आपको तीनों मिलने वाले हैं। तो आपको चीज़ों को बहुत स्पेसिफाई पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आपने स्पेसिफाई नहीं पढ़ा तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। मतलब क्या, 1757 से 1773 तक कैसी स्थिति, बोलो, तो गवर्नर ऑफ बंगाल। यहाँ 57 से 73 तक गवर्नर ऑफ बंगाल, 1773 से 1833 तक कौन, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और 1833 से 58 तक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और 1858 से 1947 तक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी और वाइसराय भी।
बस 4 ही चीज़ें तो हैं जो आपको ध्यान रखनी है। समझ में आ रही है, हाँ या ना? तो पंचायतों के जब हम बैकग्राउंड में जाते हैं तो पंचायतों के बैकग्राउंड में बेटा आपको ध्यान रखना होगा, एक तो पंचायतों को लघु गणराज्य या स्मॉल रिपब्लिक कहा है चार्ल्स मेटकॉफ ने। एक मेयो रेजोल्यूशन आया है, तो लॉर्ड मेयो थे, इन्होंने लेके आए मेयो प्रस्ताव। और इसके बाद 1882 में लॉर्ड रिपन जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए इन्होंने प्रयास किए और ये लागू करा सके, इसीलिए इन्हें हम फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में जानते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? तो कहाँ थे हम बेटा? अब मतलब अगर हम शुरू से देखें तो शुरू से हमें क्या देखना है? सबसे पहले पंचायतों को लघु गणराज्य चार्ल्स मेटकॉफ, लेकिन मेटकॉफ चूंकि मेंस में आए हैं तो यहीं ख़त्म कर देंगे कि भाई चार्ल्स मेटकॉफ के समय क्या क्या। तो 35 से 36 का टेन्योर था, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे और ये भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता या लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस कहलाते हैं। और ये क्या है? तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर इन्होंने की थी, उस समय थे, लेकिन ये उस समय गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं थे। ठीक है, और ये तो हुई चार्ल्स मेटकॉफ की बात। इसके बाद क्या? तो मेयो रेजोल्यूशन कौन लेके आएंगे? मेयो। और बेटा ये वही मेयो हैं जिनके समय में पहली जनगणना होगी भारत की। कब? अरे बता दो। फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया। क्वेश्चन सुनना, अच्छा फिर से पूछू? अरे बोलो तो हाँ या ना। फर्स्ट साइंटिफिक सेंसस ऑफ इंडिया। क्वेश्चन सुना? फर्स्ट साइंटिफिक सेंसस, फर्स्ट डिकेडल सेंसस, फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस और फर्स्ट सेंसस। अच्छा 4 क्वेश्चन एक ही से। क्या क्या? फिर से शुरू करें। प्रथम जनगणना भारत की कब? गलत, मेयो 81 में नहीं था मैडम, कहाँ से कहाँ घुस जाते हैं आप जब टाइम पीरियड लिख रहे हैं। देखो बेटा, मटिया मेट नहीं करो पेपर का, आपसे नहीं बोल रहे हैं, लाइव में गलत बताया है। पहली जो सेंसस हुई थी बेटा वो 1872 में है। और किसका टाइम पीरियड हो जाएगा? अरे यार अब आप रुक जाओ, नहीं तो आप अपना क्वेश्चन गलत कर लोगे। सुन लो बस, अब नहीं तो गलती हो जाएगी आपको। आप ही नहीं, बहुत लोग गलत करेंगे। सुन लो भैया, अगर हम बोल रहे हैं तो कुछ तो ऐसा बोलेंगे जो आपने नहीं सुना है, इसलिए सुन लो अच्छे से, नहीं तो फिर बाद में सुनोगे ना तो फिर आपको याद आएगी कि हाँ सर तो बोल रहे थे, हम अपनी सुन रहे थे। भारत में ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में, ठीक है, ब्रिटिश उपनिवेशिक शासनकाल में जो पहली जनगणना हुई, फर्स्ट सेंसस, वो 1872 में हुई। ठीक है, और समय किनका था? तो लॉर्ड मेयो का। पहली बात क्लियर? मैं सब नोट करा दूंगा, बस सुनते चलिए, फिर अपन एक एक करके बात लिखते चलेंगे। एक बात। दूसरी बात, लॉर्ड मेयो के समय में ही मेयो रेजोल्यूशन आया। हम मेयो को पूरा कवर कर रहे हैं जिससे कि हम जनगणना भी कर लें, ये भी कर लें और पंचायत पे भी आ जाएं। तो मेयो के समय में एक तो 1872 में पहली जनगणना होती है, फर्स्ट जनगणना। जैसे ही हम बोलेंगे फर्स्ट साइंटिफिक सेंसस नहीं होगी, फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस नहीं होगी और फर्स्ट डिकेडल सेंसस नहीं होगी। तो 3 अलग क्वेश्चन है। वो क्या क्वेश्चन आएगा? भारत की पहली जनगणना। तो आपको आंसर करना है मेयो। ठीक है, और कब? 1872 में। ना तो ये 10 वर्षीय थी, ना साइंटिफिक थी, ना ही सिंक्रोनस। सिंक्रोनस का मतलब समकालिक, एक निश्चित समय पर। ये कैसी थी? बस भारत की पहली जनगणना थी। इतनी बात क्लियर? कब हुई? 1872 में हुई। मेयो के समय में पंचायतों को लेकर क्या आया? मेयो रेजोल्यूशन आया। ये दूसरी बात क्लियर मेयो की। तीसरी बात, मेयो ने ही बनाए मेयो कॉलेज। क्या बनाए? मेयो कॉलेज। ये कहाँ थे? तो ये थे अजमेर में। तीसरी बात क्लियर? लिंक भेज देना अमित। और चौथी अगर हम बात करते हैं तो मेयो का होगा मर्डर। तो एम से मेयो, एम से मर्डर। तो किसी गवर्नर जनरल का उनके कार्यकाल के दौरान जो हत्या की गई
वो मेयो थे। तो मेयो का मर्डर कहाँ हो रहा है? ठीक है, अंडमान में, या अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में। अब जैसे क्वेश्चन पूछ ले मेयो की हत्या कब की गई, तो भैया कार्यकाल खत्म होते होते ही मर जाएंगे। कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई और कार्यकाल लास्ट में है क्या इनका 1872। तो कब मरेंगे ये? मरेंगे या मारा जाएगा? तो ये ध्यान रखना कि इनका हुआ था मर्डर। अब यहीं से प्रश्न बन जाएगा भैया मरने वाला पहला कौन था जो भारत में मरा? अच्छा, मरना और मारना तो समझते हैं ना, क्या समझते हैं? मरना मतलब नेचुरल डेथ, आप प्राकृतिक रूप से मरे तो मरना, और किसी ने मर्डर कर दिया तो मारना। तो मर्डर किनका हुआ? एम से मर्डर, एम से मेयो। तो मेयो का मर्डर हुआ था अंडमान में, ठीक है। अंडमान में भी और स्पेसिफाई जाए अंडमान निकोबार के तो पोर्ट ब्लेयर में। क्वेश्चन आता है अपने कार्यकाल के दौरान पहला गवर्नर जनरल जिसकी हत्या की गई, मेयो। समझ में आई? तो मेयो में कितनी बातें, पहले आप मेयो को नोट कर लो जिससे अब एक एक करके चीजें पहले लिख लो आप चार्ल्स मेटकॉफ के बारे में, फिर आगे बात करेंगे। लिखो चार्ल्स मेटकॉफ 1835 से 36। और इनके समय में क्या क्या, एक तो भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता, थोड़ा स्पीड में लिखेंगे हम, लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता, ठीक है। दूसरा स्मॉल रिपब्लिक, किसको कहा है? पंचायत इज अ स्मॉल रिपब्लिक, पंचायत एक लघु गणराज्य। पंचायतों को लघु गणराज्य किसने कहा? स्मॉल रिपब्लिक। किसने? मेटकॉफ ने। और मेटकॉफ ने ही क्या की? ट्रीटी ऑफ अमृतसर, अमृतसर की संधि। 1809 जरूर लिख देना, नहीं तो इनके कार्यकाल में करा दोगे आप संधि। 1809, ठीक। ये इन्हें एक तरफ कर दो मेटकॉफ को। टाइम पीरियड लिख लिया इनका, टेन्योर 1835 से 36, ठीक है। ये हो गए बात। अब आ जाओ मेयो भाई साहब पर। तो लॉर्ड मेयो जो थे 1869 से 72 के बीच का टेन्योर था, और मेयो क्या लेके आए थे? मेयो रेजोल्यूशन। तो पंचायतों के लिए मेयो प्रस्ताव कौन लेके आया? लॉर्ड मेयो। तो मेयो रेजोल्यूशन मेयो के समय में। इसके अलावा इनके समय में बेटा एक तो 1872 में फर्स्ट सेंसस हुई, प्रथम जनगणना, ये आप अच्छे से ध्यान रखना 1872 की। इसके अलावा मेयो कॉलेज बनाए, ठीक है, जो प्रिंस राजकुमार होते थे इनके पढ़ने के लिए। आपको पता है आज भी भारत के टॉप क्लास कॉलेजों में मेयो कॉलेज आज भी आते हैं, आपको पता हो या ना हो, लेकिन ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो मेयो कॉलेज अजमेर, और मेयो का हुआ है मर्डर। तो मर्डर कहाँ हुआ? अंडमान में, पोर्ट ब्लेयर में 1872 में। तो इनकी हत्या की गई थी। और ये ध्यान रखना कार्यकाल या टेन्योर के दौरान पहले गवर्नर जनरल थे जिनकी हत्या की गई थी भारत में। तो अगर ये सीधा पूछा जाए कि किसके टेन्योर के दौरान उनकी हत्या कर दी गई, तो वो कौन थे? मेयो थे। इतनी बात क्लियर? अब ये तो दोनों की बात हो गई आपकी, एक चार्ल्स मेटकॉफ और मेयो की, और पंचायत से संबंधित हमने उसमें बातें कर ली। इसके बाद आगे आए हम, तो आगे क्या था? अब फादर ऑफ लोकल सेल गवर्नमेंट के रूप में कौन? लॉर्ड रिपन। तो हेडिंग डाल लीजिए लॉर्ड रिपन, और इनका टेन्योर 1880 से 84 तक, ठीक है, 1880 से 84 तक का टेन्योर है इनका। अब इनके समय में बेटा बहुत सारी चीजें हुई हैं, और मजेदार बात यह है कि ये एकमात्र ऐसे गवर्नर जनरल हैं इंडिया के जिनके बारे में कुछ अच्छा कहा जा सकता है। तो ये खुद ही बोलते थे रिपन द गुड, और बड़े प्यार से ही अपने बारे में लिखते हैं भाई साहब कि मुझे मेरे जाने के बाद लोग मुझे मेरे कार्यों के लिए जानेंगे। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है रिपन द गुड। तो रिपन द गुड का मतलब क्या था, इसे एक्सप्लेन करना है। तो इसमें एक्चुअली गुड कोई कब होता है? आप कब गुड होंगे? पहले आप सिलेक्ट हो जाएंगे। सबसे पहला गुड होने के लिए आपको सिलेक्शन चाहिए।
और उसके बाद जब आप अच्छे गुड कब होंगे, जब आप अच्छा काम करेंगे। तो इन्होंने जो काम किए, इनके काम बहुत अच्छे थे, इसीलिए इन्हें रिपन द गुड कहा जाता है। तो उस काम में बेटा देखो, एक तो 1881 में इन्होंने दो चीज़ की। एक किया इन्होंने फैक्ट्री एक्ट लेके आए, इसे हम कह सकते हैं फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट। पहला कारखाना अधिनियम किसके समय में आया, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो लॉर्ड रिपन के समय फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया। इसके अलावा अभी हम थोड़ी देर पहले क्या बात कर रहे थे 1881 में, अरे तो पहली 10 वर्षीय जनगणना, फर्स्ट डिकेडल सेंसस किसके समय, रिपन के समय। या हम कहें फर्स्ट साइंटिफिक सेंसस, तो भी किसके समय, रिपन के समय। अगर हम कहें फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस, तो भी किसके समय। तो आपको ये ध्यान रखना है, चाहे हम कहें फर्स्ट साइंटिफिक, कैसी, पहली वैज्ञानिक जनगणना फर्स्ट, तो इन्हीं के समय। अगर हम सिंक्रोनस कहें, समकालिक, तो इन्हीं के समय। और अगर हम इसे 10 वर्षीय भी कह दें, डिकेडल सेंसस, तो भी इन्हीं के समय। तो तीन चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं इनके लिए। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट डिकेडल सेंसस यानी कि पहली 10 वर्षीय जनगणना 1881। दूसरा पॉइंट फर्स्ट साइंटिफिक सेंसस, पहली वैज्ञानिक जनगणना, वो भी 1881 की है। फर्स्ट साइंटिफिक, फर्स्ट डिकेडल और फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस। तो पहली बार समकालिक जनगणना कब हुई, 1881 में। अब जैसे यहीं से थोड़ा क्वेश्चन को घुमा दे कोई, भारत की पहली असमकालिक जनगणना, अब तो समझ में आ गई ना, फर्स्ट एसिंक्रोनस सेंसस ऑफ इंडिया। तो असिंक्रोनस सेंसस कौन सी होगी, अगर बोले भारत की पहली गैर 10 वर्षीय जनगणना, नॉन डिकेडल सेंसस, तो भी यही, क्योंकि डिकेडल तो यहाँ से, और आप अच्छे से जानते हैं 1881, 1891, 1901, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 2011 तक हमारी सेंसस लगातार होती रही। पहली बार 2021 ऐसा ईयर आया आफ्टर इंडिपेंडेंस जहाँ पर कोई जनगणना नहीं की गई। ये भी इतिहास है। हो गया यहाँ तक। तो रिपन ने हमने क्या क्या देख लिया भैया, 81 में देखा फैक्ट्री एक्ट और सेंसस। इसके अलावा लोकल सेल गवर्नमेंट के फादर हैं ये, और इनने बहुत काम किए हैं। बताओ कोई, बताइए मैडम क्या किया रिपन साहब ने। मेंस में आए हुए रिपन। स्थानीय स्वशासन तो आपने पढ़ लिया, इसके अलावा हाँ जी बोलिए निशी, रिपन ने क्या किया। अरे हाथ उठाओ नहीं, ऐसे ही बता दो बस, जिसको भी पता हो बोलो जल्दी से। ICS की एज 19 ईयर से बढ़ाकर 21 कर दिया। देखो बेटा, इससे पहले गवर्नर जनरल था लिटन। जितने रिपन अच्छे उतना लिटन दुष्ट। तो 76 से 80, 1876 से 80 में लिटन था। लिटन ने दुष्टतापूर्ण कार्य किए, तो उन दुष्टताओं को रिपन ने ठीक किया। सोचो अब मैक्सिमम एज थी भैया, इधर तो सोच ही नहीं पाते हैं कितने लोग। बोले ICS खत्म, 21 में तो सोचते ही है ना। तो उसने क्या किया था, लिटन ने 21 से घटा के 19 कर दी थी। तो इनने फिर से 19 से इंक्रीज द एज ऑफ ICS फ्रॉम 19 ईयर टू 21 ईयर। ठीक है, तो ICS की एज बढ़ा दी, अच्छा काम किया ना। और इसके अलावा इन्होंने क्या किया, वेरी गुड, तो एबोलिश वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इन्होंने समाप्त किया था। किसको, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था, इसे हम देसी भाषाई समाचार पत्र अधिनियम कहते हैं। तो जो वर्नाकुलर लैंग्वेज में जो न्यूज़पेपर छपते थे देसी भाषाओं में, उस पर लिटन ने प्रतिबंध लगा दिए थे। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके कौन आया था, लिटन। लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किसने किया, रिपन ने। ठीक है, तो एक ये भी बहुत आता है क्वेश्चन कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने शुरू किया, लिटन ने, और किसने समाप्त किया, रिपन ने समाप्त कर दिया था। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही है बात। तो ये दो चीजें। इसके अलावा इनके समय एक हुआ है, एक बिल आया है, इल्बर्ट बिल। तो इनके समय कौन सा बिल आया, इल्बर्ट बिल।
किसके समय बेटा? लॉर्ड रिपन के समय। ये भी बहुत पूछा गया, एल्बर्ट बिल किनके समय आया? तो इन्हीं के समय आया, और इसी एल्बर्ट बिल के चक्कर में यहाँ पर हो जाता है व्हाइट रिवॉल्यूशन या श्वेत क्रांति। कौन सी क्रांति? तो श्वेत क्रांति या व्हाइट रिवॉल्यूशन। किसके समय हुआ व्हाइट रिवॉल्यूशन? रिपन के समय में। आप जब क्वेश्चन लगाएंगे बेटा, हर चीज जो यहाँ लिखी है आप इसे छाप लो दिमाग में, और इसके हर चीज से क्वेश्चन पूछे गए। रिपीट कर दूं, देखिए रिपन के समय में एक तो ICS की एज इंक्रीज कर दी, 19 to 21 ईयर कर दिया। दूसरा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था उसको समाप्त कर दिया। तीसरा, एल्बर्ट बिल, इनके समय क्या किया इन्होंने? एल्बर्ट बिल आया, और एल्बर्ट बिल के ही चक्कर में इनके समय क्या हो गया? व्हाइट रिवॉल्यूशन या श्वेत क्रांति हो गई थी। एल्बर्ट बिल जानते हैं आप लोग? नहीं, बताएं जरा। दंड संहिता की मतलब जो गोरे लोग थे उनका जो करते थे उसका न्याय करने का अधिकार भी गोरे लोगों को ही था। अच्छा, ठीक। और थोड़ा सा क्लियर करे कोई? अच्छा प्रयास है, मतलब चीजें सही हैं, बस थोड़ा सा शब्द गलत है। एल्बर्ट बिल में देखिए, एक एल्बर्ट थे, ठीक है, कौन थे? एल्बर्ट के ही नाम पर एल्बर्ट बिल रखा गया। एक न्यायाधीश थे, एक्स चीफ जस्टिस थे। तो एल्बर्ट बिल में क्या था? यूरोपियंस, पहले क्या होता था एल्बर्ट बिल के पहले, जो यूरोपियंस थे, अब यूरोपियन में ब्रिटिश भी और जो भी यूरोप से आए वो सब, तो यूरोपियंस के केस सिर्फ यूरोपियंस ही सुन सकते थे। मतलब यूरोपियंस के केसेस यूरोपियन जजेस के पास ही जाते थे, जैसे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ये सब लोग, ये 7 लोग जो हैं यूरोपियन हैं, और ये भारत में काम कर रहे हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, और मैं हूँ एक यूरोपियन जज। तो अगर ये कोई भी कांड कर देंगे तो सुनवाई कौन करेगा? सिर्फ मैं ही करूँगा। अब बाकी सब भारतीय हैं, तो मैं आपके केसेस भी सुन सकता हूँ और मैं इनके। लेकिन अगर मान लो ये 3 लोग जज हैं, इंडियन जज, तो ये इन यूरोपियंस के केसेस को नहीं सुन सकते थे। तो ये डिस्पैरिटी थी, क्योंकि भाई देखो, कांड करने वाले आप और सुनने वाले भी आप ही में से कोई, तो फिर डेफिनेटली आपको क्या करेंगे? हम बचाएंगे। तो उस स्थिति में जस्टिस नहीं हो पा रही थी। तो इसके कारण अब चूंकि ये तो बढ़िया है, रिपन द गुड, लाएंगे तो अच्छी चीज़ है। तो भैया इनने क्या लेके आए इनके समय में? ये क्या लेके आ गई? ये एल्बर्ट बिल। क्लियर हुआ एल्बर्ट बिल? तो एल्बर्ट बिल आया। अब कौन विरोध करेगा इसका? आपकी भाषा में गोरे। तो गोरे कौन? और गोरे और यूरोपियन। तो यूरोपियंस ने विरोध किया, गोरों ने विरोध किया, और जब गोरे विरोध करें तो गोरे मतलब सफेद, तो कौन सा विद्रोह? व्हाइट रिवॉल्यूशन। सही है वैसे, लेकिन समझ गए ना? तो चूंकि ब्रिटिशर्स ने और यूरोपियंस ने विरोध किया, इसलिए विरोध किया, और चूंकि वो व्हाइट कलर के, तो इसे कहा व्हाइट रिवॉल्यूशन। अब क्वेश्चन पूछते हैं, श्वेत विद्रोह क्यों हुआ? तो अपोज द एल्बर्ट बिल, एल्बर्ट बिल के विरोध में हुआ था श्वेत विद्रोह। समझ में आ गई बात? आई होप क्लियर हो गया होगा। ये भी आ चुका है, आपको ध्यान रखना है। एल्बर्ट बिल आ चुका है, व्हाइट रिवॉल्यूशन आ चुका है, और यहीं से लिख ले जाएंगे, कुछ नहीं करना है। सब में गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड रिपन। कारण क्या? तो यूरोपियन जजेस की जगह इंडियन जजेस के द्वारा केस की हियरिंग, और परिणाम क्या? रिजल्ट क्या होगा? तो अपोज के परिणाम स्वरूप क्या होगा? व्हाइट रिवॉल्यूशन। और व्हाइट रिवॉल्यूशन का परिणाम ये होगा कि रिपन को त्यागपत्र देके भारत से जाना पड़ेगा। तो पूछा जाता है कि भारत से रिपन के जाने का कारण क्या था? तो एल्बर्ट बिल का विरोध और व्हाइट रिवॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आ रही है बात? क्लियर हो रहा है? आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे कौन थे भैया? ये रिपन थे। तो एक हो गए फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में 3 महत्वपूर्ण चीज़ें जो आती हैं, एक स्मॉल रिपब्लिक, एक मेयर रेजोल्यूशन, अब हम पंचायत पे स्पेसिफाई आ गए, और फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में हम इनको जानते हैं। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ रही? अच्छा, यहाँ से एक प्रश्न फिर से हिस्ट्री पे थोड़ा चले ही जाए। विश्व का पहला गणराज्य कौन सा था? कौन सा था? कौन सी जगह था? अच्छा, पहले तो गणराज्य का मतलब क्या, रिपब्लिक का मतलब क्या? पावर पब्लिक के पास नहीं। गलत है, बोलिए।
राज्य के प्रमुख जनता के द्वारा चुना जाएगा प्रेसिडेंट। वो आप डेमोक्रेसी पे चले गए। हाँ, तो हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। रिपब्लिक तभी, अब जैसे हम देखें ब्रिटेन में रिपब्लिक है क्या? नहीं है। ब्रिटेन का प्रमुख कैसा है? हेरिडिटरी है, आनुवंशिक प्रमुख है ना। ब्रिटेन के राजा रानी महारानी वही चलते हैं। तो ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है, जबकि इंडिया और यूएसए कैसे हैं? रिपब्लिकन कंट्री है। तो हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड की बात करेंगे जब भारत का जो प्रमुख होगा, राज्य का जो प्रमुख होगा, भारत नहीं बोलेंगे, तो राज्य का प्रमुख हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड तो रिपब्लिक होगा। तो दुनिया का पहला जो गणराज्य था बेटा वो भारत में ही था, लिच्छवी। तो लिच्छवीज जो थे, लिच्छवी रिपब्लिक इंडिया का नहीं पूरे विश्व का पहला रिपब्लिक है। और लिच्छवी किस में आता था? तो वैशाली में। तो अगर कभी लिच्छवी आंसर नहीं हो तो आंसर होगा वैशाली। आप अच्छे से पेज के ऊपर नोट कर लीजिए, फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का पहला गणराज्य। तो विश्व का पहला गणराज्य कौन था? तो लिच्छवी था। हो गया यहां तक? चल आगे बढ़े। इसमें इस बोर्ड पे जो है उसमें कोई समस्या? चलिए जल्दी पीछे चले अब हम आगे की जगह। अब इसमें कोई समस्या, इसको समझ लो अच्छे से कि 4 स्थितियां हैं 1757 से लेके कब तक की? देखो यहाँ 1773 की। तो 57 से, ये सब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में, अभी तो वो थोड़ा उससे कनेक्ट हो रहा है इसलिए बता रहे हैं, कंफ्यूजन रहता है लोगों को। तो ये गवर्नर ऑफ बंगाल, यहाँ तक हम इन्हें बंगाल के गवर्नर कहते हैं। 1773 से 1833 तक गवर्नर को ही अब क्या कहने लगे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ध्यान रखना, इंडिया नहीं। 1773 से 1833 तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद हुई है कहानी। यहाँ किसके बाद की है ये? रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में आएगा उसके बाद ये चीज ये सब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में, तो अभी बस थोड़ा सा कनेक्ट कर लो उसको। 1833 से हमने क्या बताया आपको? 1858 तक क्या कहेंगे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लेकिन पूरा स्टेटमेंट क्या है? अंडर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत के गवर्नर जनरल और किसके अंडर में बेटा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में। ये क्लियर? और उसके बाद 1858 से लेके इंडिपेंडेंस तक या इंडियन इंडिपेंडेंस तक अब हम क्या कहेंगे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी कहेंगे, लेकिन अंडर द ब्रिटिश क्राउन। और दूसरा हम शब्द इस्तेमाल करेंगे वाइसराय का। क्या 1947 के बाद वाइसराय हो सकता है? नहीं। लेकिन 1947 15 अगस्त 1947 से 1950 तक हमारे यहाँ गवर्नर जनरल रहे हैं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। समझ में आ रही है? कुछ आई या गायब हो गई? आ रही है पक्का? तो 4 चीजें क्या? 1757 से 1773 गवर्नर ऑफ बंगाल, 1773 से 1833 गवर्नर जनरल ऑफ, ठीक है, बंगाल। और इसके बाद 1833 से 1858 तक कौन? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अंडर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत के गवर्नर जनरल। और 1858 से 1947 तक 2 स्थितियां, एक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अंडर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, ब्रिटिश क्राउन, और दूसरा वाइसराय ऑफ इंडिया। ठीक है? और 1947 से 50 के बीच में क्या देखेंगे? वाइसराय नहीं। अब काय की वाइसराय? काय की ब्रिटिश साम्राज्य की आवाज खत्म हो गई। आवाज अब किसकी आवाज है? अब भारत की आवाज है। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और उसमें फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो आफ्टर इंडिपेंडेंस होंगे वो माउंटबेटन होंगे। लेकिन इंडियन गवर्नर जनरल कौन होंगे? श्री राजगोपालाचारी। तो बहुत सारे पेंच आते हैं जिनमें शब्दों का खेल है, गलती हो जाती है। यहाँ तक क्लियर है आपको? ये हुई बात। अब इसके बाद हमने जो बताई बात आपको यहाँ से कि कैसे हमारी पंचायती राज व्यवस्था जनरेट हो रही है। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वो असफल, तो बी आर मेहता कमेटी, उनकी रिपोर्ट, उसके आधार पर 3 टायर सिस्टम पंचायत का,
उसके आधार पर राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, उसी के साथ में आंध्र प्रदेश में उसी साल, और उसके बाद 1977 में अशोक मेहता कमेटी दो स्तरीय या 2 टायर सिस्टम की बात की। 1985 में GV राव समिति, 1986 में LM सिंघवी, और इन्हीं की रिपोर्ट पर संवैधानिक दर्जा, और उसके आधार पर 73rd अमेंडमेंट आया 1992 का, जो लोकसभा में 22 दिसंबर 1992 को, राज्यसभा में 23 दिसंबर 1992 को, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, ध्यान रखना 93 आ गया, 20 अप्रैल 1993, और ये लागू हो गया पूरे भारत में 24 अप्रैल 1993 से। अगर इसी को बस हम यहाँ से थोड़ा सा पलट दें, 73 की जगह 74 करें तो क्या अंतर आएगा? अरे अब हम कहें 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, जल्दी लिखो और जल्दी छोड़ देंगे, समय लगाओगे तो। 73 की जगह 74, पीला कर दें इसको, थोड़ा अच्छा लगता है मुझे मिक्स लिखने में। किसका है ये? एम लिख रहे हैं, म्यूनिसिपैलिटीज, नगरपालिका। हाँ, अब इसको कब पारित करोगे? पीला मतलब नगरपालिका, पीला पा नगरपालिका, हाँ पीला नगरपालिका। कब होगा ये लोकसभा में? हम बोलेंगे सेम। अरे वो तो आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं ऐसे। मतलब क्या? अगर पूछ लें कि लोकसभा में 74वां संविधान संशोधन कब, तो 22 दिसंबर ही। बहुत बढ़िया। अब बोले राज्यसभा में कब, तो हम फिर बोलेंगे सेम। RS बोलते हैं ना राज्यसभा, R से राज्यसभा, सेम, कोई समस्या नहीं। फिर हम बोले राष्ट्रपति के हस्ताक्षर क्या, तो हम फिर बोल देंगे सेम। अरे एक बार याद कर लो भैया, तो ठीक है। अब अगर हम बोले लागू, तो सेम सेम नहीं करना तो कब? बस ये चीज ध्यान रखना। तो अगर आपका नगरपालिका वाला, अभी तो पढ़ाया यार 1 जून को 1993 को नगरपालिका वाला लागू हुआ, इसलिए म्यूनिसिपैलिटी डे कब बोलते हैं? 1 जून। तो अच्छी चीज कॉमन क्या? 73वां 92 का, 74वां 92 का, 73वें से 11वीं अनुसूची, 74वें से 12वीं शेड्यूल, 73वें से पार्ट 9 और 74वें से पार्ट 9A। फिर इसके बाद 1992 के दोनों लोकसभा में 22 दिसंबर को पारित हुए, दोनों राज्यसभा में 23 दिसंबर को हुए, दोनों पे राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर 20 अप्रैल को किया। राष्ट्रपति बोल रहे हो कहाँ मत्था फोड़ रहा हो, दोनों ले आओ एक साथ कर देते हैं, काम खत्म हो गया। तो एक साथ किया, बस लागू पहले पंचायती राज दिवस हुआ, और नगरपालिका जो था म्यूनसिपैलिटी के लिए 1 जून से लागू हुआ। बस इनके लागू होने की डेट अलग, बाकी सब सेम। तो याद रख लोगे सेम सेम। लेकिन MP नहीं है सेम। MP में कब था? अरे MP में पंचायती राज व्यवस्था कब थी बाबा? सही से बताओ। विधानसभा में कब? 29 दिसंबर 1992। 93 93 और इस पे हस्ताक्षर 24 जनवरी 1994, और लागू कब से? 25 जनवरी 1994 से। ठीक है, इतनी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एक्चुअली पंचायत और नगरपालिका में बहुत पेंच है भाई। आप जब तक उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और उसके साथ नहीं कनेक्ट करेंगे तो आप फंस जाएंगे। अभी भी हमें क्या पढ़ना है? जैसे पंचायत जो है, तो पंचायत ग्राम पंचायत है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आते हैं? विलेज पंचायत या ग्राम पंचायत, तो इसमें कितने जनसंख्या पे बनती है? कितने पे? 1000। तो 1000 पॉपुलेशन पर होती है। फिर पूछते हैं यहाँ पे कितनी वार्ड कितने होते हैं? उल्लू नहीं बनाना हमें, कुछ भी नहीं बोलना, जो बोलना सच्ची सच्ची बोलना। उल्लू बनाने का काम नहीं है। तो आपको ठीक है, अब 3 स्तर पर ये बढ़ जाती है। क्या क्या? GP लिख दूं, ग्राम पंचायत, फिर JP जनपद पंचायत, और DP सब जानते हैं। ठीक है, तो ये क्या है बेटा आपकी? ग्राम पंचायत या विलेज पंचायत। ये
जनपद और ये जिला। थक गए हैं ऐसा लग रहा है, एनर्जी खत्म हो गई। चलो बोलो जनसंख्या कितनी कितनी? 1000। यहाँ से, अरे यार 50,000 से कम, और यहाँ 5 लाख। ठीक है, ये तो हुई जनसंख्या। वार्ड कितने? यहाँ मतलब क्या होता है, न्यूनतम वार्ड 1000 की जनसंख्या 10 होंगे, 1000 से अधिक जनसंख्या है तो अधिकतम वार्ड कितने हो सकते हैं? 20। जब 5000 जनसंख्या है तो न्यूनतम वार्ड 10 हो सकते हैं, अधिकतम 50,000 से कम तक के लिए अधिकतम वार्डों की संख्या हो कितनी सकती है? 25। 50,000 की जनसंख्या है जिले में तो 10 वार्ड होंगे, और अधिकतम वार्ड की संख्या कितनी हो सकती है? 35 हो सकती है। तो आपको चीज़ें कनेक्ट करनी होंगी कि किस तरीके की चीज़ें हैं। इलेक्शन, सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आते हैं वो इलेक्शन से आते हैं कि इनमें निर्वाचन कैसे होता है। हाँ भैया बताओ, कैसा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? तो याद रखना, सरपंच और पंच किस किस के लिए? सरपंच और पंच ये कैसे हैं? डी लिख दें, डायरेक्ट। और उपसरपंच, तो उपसरपंच जो होता है वो आई, मतलब इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? यहाँ पे हम देखें जनपद पंचायत में कैसे होंगे निर्वाचन। देखो एक चीज तो आप ये याद रखो कि सदस्य जितने होंगे चाहे किसी भी लेवल पे हो, पंचायत या नगर पालिका, सदस्य हमेशा डायरेक्ट होंगे। तो यहाँ जो जनपद के सदस्य या मेंबर होंगे वो मेंबर कैसे होंगे? मेंबर होंगे डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष। और आप सब जानते हैं कि जनपद पंचायत सदस्य के लिए अगर हम गांव में रहते हैं तो हम वोट करते हैं, जबकि जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं यानी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन है, तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए चुनाव कैसा होगा? इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष। यहाँ पे भी हम सेम देखें, जिला पंचायत के जो सदस्य या मेंबर हैं उनका कैसा होगा बेटा? मेंबर इज ऑलवेज डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष। और अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए तो अध्यक्ष व उपाध्यक्ष इनके लिए कैसा है? अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट। ये स्थितियां आपको ध्यान रखनी होंगी। और अधिकारी की बात करें तो पंचायत में सचिव होता है, या जनपद पंचायत सीईओ या जिला पंचायत सीईओ जो है वो अधिकारी के रूप में होते हैं। तो यहाँ कौन? यहाँ वही पंचायत वाले, ठीक है, ओटीटी वाली पंचायत। अधिकारी का लेवल भी होता है क्या? अधिकारियों का लेवल बिल्कुल होता है लेवल। ये तो सचिव हैं। यहाँ जो है जनपद पंचायत सीईओ ये 3rd कैटेगरी के हैं, मतलब तीसरे क्लास के हैं। यहाँ जो जिला पंचायत होंगे वो 1st और 2nd में से कोई भी हो सकते हैं। नॉर्मली आप जिला पंचायत सीईओ में देखेंगे तो जो प्रोबेशनरी आईएएस ऑफिसर होते हैं ज़्यादातर उन्हें ही जिला पंचायत सीईओ, क्योंकि जिससे उन्हें जिला में दे रहे हैं ना, तो इससे पहले थोड़ा जिला पंचायत तो देख लें, तो उन्हें यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। इसको आप देख लो, इसमें कोई समस्या है? अभी उस पर और डिटेल में बात करनी है, बट चूँकि इतना तो हम देख ही सकते हैं। तो ग्राम पंचायत पॉपुलेशन कितनी? 1000, और मोर देन 1000 है तो अधिकतम वार्ड कितने हो सकते हैं? 20 और मिनिमम 10। जबकि यहाँ पर जनपद में कम से कम 10, अधिकतम 25 हो सकते हैं, और जिले में 10 और 35 हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे अच्छे से आप इन चीज़ों को। मतलब अगर 5000 की नॉर्मल पॉपुलेशन है किसी जनपद की तो कितनी हो जाएगी? ये 10 वार्ड यहाँ पर हो जाएंगे। और यहाँ से 50,000 है तो 10 है, और 5 लाख से अधिक हो जाएंगे तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 35 वार्ड जो हैं वो यहाँ पर हो सकते हैं। कभी कभार वार्ड की संख्या पूछी गई है तो आप इनको ध्यान रखिएगा। अब वार्ड से ही मतलब सदस्य हो जाएंगे, वहाँ से एक एक वार्ड से एक सदस्य होता ही है।
इलेक्शन पे क्वेश्चन आते हैं तो इलेक्शन गड़बड़ मत करना कि निर्वाचन तो पंच और सरपंच का डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, यानी हम यहाँ पे वोट करते हैं, जबकि उप सरपंच जो होते हैं उनका इनडायरेक्ट होता है। आप तो ऐसे समझ लो सदस्य सभी के डायरेक्ट और अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो हैं वो जनपद और जिले में इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष होते हैं। याद हो जाएंगी इतनी बातें? कोई समस्या किसी को? बोलिए आप लोग जल्दी से। लाइव में किसी का कोई प्रश्न इससे संबंधित? नहीं, ठीक। कोशिश करिए आप लोग अगर थोड़ा पढ़ के आ सकते हैं कल, तो कल हम लोग पंचायत को पूरा ख़त्म कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे, तो अच्छे से आप इनको थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। यहाँ तक जो कुछ हमने बताया नोट कर लिया आपने? ये सभी ने नोट कर लिया? छूटा तो नहीं किसी का? इसमें कोई प्रश्न एक बार आप नज़र डाल दो अच्छे से। इसमें कोई प्रश्न? ये ऐसे हैं जो बेटा खूब आए हैं, मतलब हम कुछ नहीं कर सकते इनका। इस वाले में कोई कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और सिंघवी और ये सब चीज़ें, इसमें कुछ? इसमें कुछ? लॉर्ड मेयो, रिपन और आपके चार्ल्स मेटकॉफ, और इसमें कोई समस्या? 1858 एक्ट में ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स, समझ में तो आ रहा है ना बेटा? पक्का? देखो ये अभी हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे ये सब, लेकिन चूंकि वो उसके साथ कनेक्टिंग टॉपिक थे, अगर हम कनेक्ट नहीं करते हैं तो कई बार क्या होता है, पता चले स्थानीय स्वशासन के जनक हमने बलवंत राय मेहता को बना दिया, तो वो उसके लिए हमें बी आर मेहता के साथ में किसको कनेक्ट करना होगा? रिपन को। और रिपन कनेक्ट किए तो लिटन भी कनेक्ट होने चाहिए और मेयो भी कनेक्ट होने चाहिए और मेटकॉफ भी, क्योंकि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कॉलोनियल पीरियड में यही है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और एक हमने बात की थी चोलाज लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की, चोलों का स्थानीय स्वशासन के लिए जो इंस्क्रिप्शन था वो था उत्तर मैरूर अभिलेख। इवन ये आपके मीन्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उत्तर मैरूर अभिलेख। तो स्थानीय स्वशासन में जो कमिटीज़ हैं, कैसा उनका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट काम करता था, ये सारी जानकारी हमें चोल की उत्तर मैरूर इंस्क्रिप्शन से मिलती है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। यहाँ तक हो गया सभी का? चलिए भाई, थैंक यू। करते हैं कल फिर इसके आगे।